सर से सीने में कभी, पेट से पांव में कभी, एक जगह हो तो कहीं दर्द इधर होता है। लेकिन आज हम बात दर्द की नहीं, दर्द से मुक्ति पाने की कर रहे हैं, जिसमें कायरोप्रैक्टिक एक ऐसी विधा है जो भारत की इंडोजेनस विधा है। इंडोजेनस इसलिए क्योंकि कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस विद्या को अनुभूत किया था, इस विद्या को उद्भूत किया था और उन्होंने अपनी प्रिय रानी कुब्जा का कुबड़ ठीक किया था। ये अलग बात है कि शरीर में अनेकों तरह के दर्द हैं, लेकिन दिल का दर्द, दिमाग का दर्द, इनको अगर छोड़ दें तो शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो या दिल के दर्द का भी रूट कॉज जहां से है, वो ये कायरोप्रैक्टिक विद्या इसको दुरुस्त करती है। ये फिजियोथेरेपी का बहुत ही परिष्कृत रूप है, प्राचीन रूप है। पश्चिम इसका श्रेय जरूर लेता है, लेकिन भारत का दावा है और भारत की संस्कृति का दावा है, इतिहास का दावा है कि ये विद्या यहीं से शुरू हुई और पूरी दुनिया को इसका पता चला। यानी इस मामले में भी योग की तरह भारत विश्व गुरु है इस विद्या का। मशहूर कायरोप्रैक्टिक हमारे साथ हैं, कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीशकांत जी। तो रजनीश जी से हम बात करें। डॉक्टर कांत, ये जो विद्या है इसका भारत को अब जाकर, हमने YouTube पे बहुत सारे वीडियो आपके देखे हैं जिसमें जब आप किसी भी गर्दन को हिलाते हैं या किसी के बॉडी का दर्द दूर करते हैं तो उसमें बहुत तेज आवाज होती है। तो ये क्या है? क्या शरीर के हड्डियों के जोड़ के बीच में जो एयर बबल हवा होते है, हैं, हाँ, एयर बबल से उससे होता है? ये सच में इतनी जोर की आवाज निकलती है? सच में ही इतनी जोर की आवाज निकलती है जब हम लोग एडजस्ट करते हैं। खास करके हमारा जो कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है, तो कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम आएंगे इसको, तो जैसे कि आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जब कुब्जा के वो कुबड़ निकाले थे, वो पैरों से पैर के दबा करके चिहुक पकड़ करके स्ट्रेट किए थे। तो मेरा मानना है कि कैरोप्रैक्टिक की उत्पत्ति वहाँ से हुई है और ये इंडिया का ही देन है। इसके बाद 1895 में डैनियल डेविड पाल्मर साहब जो हैं यूएसए के, उन्होंने इस पर रिसर्च किया और इसको आगे बढ़ाया और हमारे हिंदुस्तान वालों ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमारी जो ट्रीटमेंट है, हम देखेंगे कि हमारी पूरी जो बॉडी की ब्लड सप्लाई है स्पाइन से होकर के गुजरती है। अगर स्पाइन में कहीं भी सबलक्सेशन होगा, मिस अलाइन होगा, तो बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कम जाएगा। चाहे वो लेग्स हो सकते हैं, माउथ हो सकते हैं, किडनी हो सकता है, लीवर हो सकता है, हार्ट हो सकता है, ब्रेन हो सकता है। जैसे ही हम लोग रीअलाइन करते हैं बॉडी को, इट मीन्स वर्टिब्रा को, जैसे स्पाइन को रीअलाइन करके करेक्ट करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करते हैं, सारा पेन गायब हो जाता है। तो ये जो विद्या है ये एक तरह का साइंस है, साइंस ही है। यस, क्योंकि जो ज्ञान है वो थ्योरी है और विज्ञान प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल है। क्या जो फिजियोथेरेपी के कोर्स हैं नॉर्मल, उसमें ये विद्या पढ़ाई जाती है क्या, और नहीं तो क्यों? इसमें पढ़ाई जाती है, लेकिन एक होता है ना, एक फिजियोथेरेपी में एक चैप्टर है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में वो थ्रस्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं अप्लाई करते। अब देखे होंगे जब प्लास्टर जब कटता है हाथों का, पैरों का, तो उस समय फिजियोथेरेपी फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको फोर्सफुली ओपन करते हैं, लेकिन वो फोर्स उस लेवल पे नहीं लगाते हैं जो लगाना चाहिए। तो इसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो हाई वेलोसिटी थ्रस्ट जो है इसमें दे करके हम लोग ओपन करते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जॉइंट डिस्लोकेट होता है या स्पाइन का जो भी वर्टिब्रा रोटेट होता है वहाँ। चूँकि जैसा कि मुझे पता है कि पुणे की एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय ने अपने फिजियोथेरेपी के कोर्स में इसकी पढ़ाई की व्यवस्था की है, ताकि नई पीढ़ी को विदेश भागकर अपनी ही विद्या विदेशों से वापस लाने की जरूरत ना पड़े, यहाँ पड़े। इसमें इसके बारे में बताइए। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि DY पाटिल यूनिवर्सिटी आप देखे होंगे इंडिया में बहुत फेमस है। तो उनके सारे फैमिली को मैं 2018 से ट्रीटमेंट करते आ रहा हूँ। उनके जो छोटे लड़के हैं अजिंक्या पाटिल, उनका अपना यूनिवर्सिटी है पुणे में, अजिंक्या DY पाटिल यूनिवर्सिटी करके। मेरी बात उनसे हो रही थी, अब मेरी रिक्वेस्ट चल रही थी कि सर ये अगर आप चाहेंगे तो ये कोर्स इंडिया में आ सकता है। तो ये कोशिशें करते करते अभी क्या हुआ, ये 2025 में मेरी उनसे बात फाइनल हुई और ये अगस्त, जो अभी अगस्त चल रहा है, मुझे मिड अगस्त से लगता है बहुत सारे एडमिशन हो भी चुके हैं और मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि ये इंडिया में प्रॉपर और बहुत जोरों शोर से चले, क्योंकि बाहर जो स्टडी करने जाते थे लड़के वो नहीं कर पा रहे थे। और अगर देखा जाए तो उसका फ़ी भी बहुत हाई था, अप्रॉक्स मिनिमम 1.2-1.5 CR करोड़ का ऐसे था।
लेकिन हम लोगों ने इनको मतलब बातचीत करते हुए बोला कि सर क्यों नहीं इंडिया में ऐसे करें कि जो हर तबके के लोग, हर फैमिली के लोग अपने बच्चे को पढ़ाई करा सके। तो ये मिनिमम फी है, बहुत कम देखा जाए तो वो आने जाने का खर्च से भी बहुत कम है, जो कि बिलो 10 लाख में ही पूरा मैंने यहाँ पे एमएससी कैरोप्रैक्टिक और बीएससी कैरोप्रैक्टिक, बैचलर्स भी कर सकते हैं और मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो ये पूना के अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी में हुआ है। डॉक्टर कांत, आपका इसके प्रति कैसे जागरूकता बढ़ी? आपने इसी को अपना प्रोफेशन और अपनी पूरी जिंदगी देने का फैसला कैसे किया? टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट था कि मेरे अंदर जो ये हुनर था ये बाय बर्थ था। ओह, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो अपने सारे दोस्तों को, गांव वाले को वैसे मैं पेन ठीक करता था। किसी को मोच आ गया, किसी को कुछ हो गया, मैं ठीक करता था। तो उस समय मैं गांव तक ही था, गांव तक फेमस था। फिर जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, मैट्रिक हुआ, 12th हुआ, 12th के बाद जैसे मुझे लगा करना क्या चाहिए, तो मैंने फिजियोथेरेपी की पढ़ाई बिहार से ही किया। फिजियोथेरेपी करने के बाद में और भी इंटरनेशनल नेशनल जो भी मैंने वर्कशॉप अटेंड किया। पहले से बाहर से डॉक्टर्स भी आते थे, बताते भी थे। फिर उसके बाद में और भी देखा कि इसके नाम पे देखा जाए तो बहुत सारे कोर्सेज, डिस्टेंस कोर्सेज, ये सब सारे कोर्सेज होते थे, लेकिन उसमें किसी को प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होता था। सारे बच्चे आते थे, पढ़ते थे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख फी पे करते थे, लेकिन बाद में उनको क्या मिलता था कि आप ये किसी को प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। उन लोग को जो एजुकेशन माफिया, उन लोगों को डर था कि कहीं ये जो हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है ये कहीं क्लोज नहीं हो जाए, इसलिए आप पढ़ा नहीं सकते, बस केवल ट्रीटमेंट कर सकते ये हैं। खोखा खोल दें तो हमारी दुकान ही बंद हाँ, ना तो हो बस जाए। केवल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप किसी को सिखा नहीं सकते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इसका कुछ करा जाए। तो फिर जो जो मतलब मेडिकल बैकग्राउंड से थे, चाहे वो अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और भी, तो मेरी उन लोगों के लिए गया कि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल 3 days 4 days जो भी हो, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी उन लोगों को ऑलरेडी पता है। तो उन लोगों के लिए मैंने 3 days का 7 days का वर्कशॉप ऐसे रखा और उसमें सारा एडजस्टमेंट में बताने लगा। तो वो करते करते सारा अभी चल भी रहा है। मैं लगता है कि एवरी मंथ 100-200 स्टूडेंट को मैं ट्रेन करता हूँ। मेरा मिशन ही है पेन फ्री इंडिया। जैसे इंडिया ने पोलियो को हराया है, अगर सब लोग साथ दे तो मैं इंडिया से दर्द को भी हराना चाहता हूँ। यानी डॉक्टर साहब की कहानी वही है कि पुरानी कहावत बिहार में है कि कूट कूट कर भरी हुई प्रतिभा घुट घुट के मर रही है, लेकिन इन्होंने क्या कि कूट कूट के भरी हुई प्रतिभा अब फूट फूट के निकल रही है, यानी सबको उसका फायदा मिले। और जो चीज़ इनके अंदर कुदरत और प्रकृति ने जो चीज़ इनको दी, जो कला, जो विद्या, जो एबिलिटी इनको दी, इन्होंने उसका सही मायने में इस्तेमाल किया, यानी उसको आगे बढ़ाया। अगला सवाल मेरा ये होगा कि कितने तरह के दर्द ये विद्या ठीक कर देती है? मैंने पहले भी बताया कि स्पाइन से रिलेटेड जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिम्स, चाहे आईज, टेथ, ईयर, ये सबको क्या है एक्टिव रहने के लिए, प्रॉपर वर्क करने के लिए ब्लड चाहिए। जैसे हमको जिंदा रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही पूरी बॉडी को एक्टिव रहने के लिए ब्लड चाहिए। क्योंकि हमारा कोई भी बॉडी का ऑर्गन, कोई भी पार्ट्स अगर एक्टिव है तो ड्यू टू ब्लड उस तक फ्लो पहुंच रहा है तो वो एक्टिव है। अगर जैसे ही हमारे सबलक्सेशन गर्दन में, अगर जिसको सर्वाइकल कहते हैं आज का कॉमन भाषा में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बच्चों को देख रहे हैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से गर्दन में दर्द हो रहा है। तो अगर नेक में किसी को कंप्रेशन होता है, कहीं भी नसें दबता है, उसको सरदर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, डबल विजन हो सकता है, ब्लरी विजन जिसको बोलते हैं, धुंधला दिखाई देना, हाथों में सूनापन आ सकता है, सर दर्द बहुत सीवियर हो सकता है, गर्दन दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स केवल गर्दन से होता है। जैसे ही गर्दन के नीचे आते हैं, जिसको हम लोग थोरेसिक कहते हैं, पीठ भी बोलते हैं गाँव में, अगर पीठ में कहीं कंप्रेशन होता है तो उससे आपको चेस्ट में कंजेशन फील हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे पेनक्रियाज, लीवर, डिओडेनम, जितने अगर हमारे पेट से संबंधित रोग है, आजकल खाना नहीं पचना, गैसेस बनना, ये सब प्रॉब्लम इससे हो सकता है। जैसे ही लंबर पे नीचे आते हैं तो आप देखेंगे आजकल का कॉमन जो है पुरुषों में जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर, फीमेल्स में देखेंगे इरेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, पैरों में सूनापन आना, यूरिन ठीक से पास नहीं होना, ये प्रोस्टेट का बढ़ जाना। तो ये सब सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो 150 से 200 बीमारियों को हम लोग केवल स्पाइन एडजस्ट करके ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या सिर्फ स्पाइन को एडजस्ट करने का एक ही वो है, या पूरे शरीर के लिए अलग अलग जगह प्रॉब्लम है तो अलग अलग जगह आपको पहले खट की आवाज निकालनी सबसे पहले स्पाइन को ठीक करेंगे। जैसे ब्लड फ्लो नॉर्मल सारी जगहों पे प्रॉपर वे में जाने लगेगा तो सारे बॉडी पार्ट्स एक्टिव हो जाएंगे। और उसके बाद जो पेरिफेरल्स जॉइंट्स पे हमारा जैसे हैंड हो गया, फिंगर्स हो गया, ये सब अगर कभी कभी होता है कि पेन के कारण मुड़ता नहीं है, हम लोग उसको प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो जो मूवमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है मूवमेंट। तो फिर उसको जैसे ही हम लोग एडजस्ट करते हैं तो मूवमेंट फिर एक्टिव होता है। ये होता है।
और जैसे हाथ में, पैर में, या सबसे बड़ी चीज जो लोग घुटने घिसने की घुटने में समस्या जो होती जिसको है, कहते हैं जिसको कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइड, हाँ, और नी रिप्लेसमेंट या वैसा, उसमें क्या ये विद्या कारगर है? नी रिप्लेसमेंट में एकदम कारगर है सर। उसमें होता क्या है ना कि जैसे बिना रिप्लेसमेंट के हो बिना जाएगा? रिप्लेसमेंट का उसमें भी सर ग्रेडिंग होता है। अगर ग्रेडिंग बिफोर मतलब बिलो 4 है, आप देखे होंगे डॉक्टर आपको बताते हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 है, आपको नी रिप्लेसमेंट करना है। तो मैं कहता हूँ ग्रेड 4 तक हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं। वो गैप स्पेस जो होता है हमारा नीज का, अगर वो कंप्लीटली बोन एंड बोन होता है तो मैं उसको बोलता हूँ नी रिप्लेसमेंट कराने का। अगर वो बिलो 4 ग्रेड से है तो मैं उसको ठीक करूंगा बिना सर्जरी का। अगर आप पहले वाजपेयी जी को मिल गए होते तो उनके घुटने रिप्लेस करने की जरूरत नहीं आती। अब वो रिपोर्ट्स देखने के बाद सर कैसा क्या है कंडीशन? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मुझे यहाँ दर्द था, तो मैंने डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ को दिखाया। उन्होंने कहा कि जोड़ घिसना शुरू हो गए हैं आपके, तो इसलिए अब आप ये कुछ दवाइयाँ लिखी और दवाइयों से आराम मिला। तो क्या बिना एंटीबायोटिक या दवाइयाँ खाए ये हो सकता है? जो जोड़ घिसने की समस्या जो नई पीढ़ी को बहुत, मैं कह रहा हूँ दवाई कभी कोई रोग को ठीक किया है क्या? बस वो सिम्टम्स को ठीक करता है, हाँ, प्रिवेंट करता है, ठीक नहीं करता है, कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल हम लोग डाइट से भी तो कर सकते हैं, कंट्रोल हम लोग एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं। अभी मान लो सपोज ये हाथ है, आपकी दर्द हो रही है, डॉक्टर ने बताया जोड़े घिस रही है, इट मीन्स ये आपका फिंगर पहले 100 टाइम प्रैक्टिस का हैबिट था, अब क्या है, अब 10 टाइम ही हो रहा है। हाँ, तो आपकी जॉइंट है वो घिस नहीं रही है, रुक रही है, ब्लॉक हो रही है। तो उस ब्लॉकेज को खोलना है तो क्या करना है? एक्सरसाइज करना है, थोड़ा मूवमेंट करना है। गठिया आप सुने होंगे, कॉमन सा रोग गांव में गठिया हो गया, उसके सारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है। रीजन क्या है? जैसे ही पेन होता है हम उस जॉइंट को और रेस्ट देने लगते हैं, उसको हिलाते डुलाते बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि और स्टीफ होना शुरू हो जाता है। वैसे कंडीशन में चाहिए लोगों को एक्सरसाइज करना, मोबिलिटी जो है उसको मेंटेन रखना, तो ये होती है सर। तो जिस तरह से आपने बताया कि देश भर में अलग अलग शहरों में आपके वर्कशॉप्स होते हैं, तो आम जनता को ऐसा क्या मतलब गुरु मंत्र बताना चाहेंगे जिससे कि वो स्वस्थ भी रहे और पेन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक पोस्चर में, जैसे कि एक पोजीशनिंग में मैं ऐसे बैठा हूं, ऐसे पोजीशनिंग में कंटिन्यू 45 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना है। अगर आप देखे होंगे आजकल सारे बच्चियां चाहे जो भी हो, वो वन साइड टिल्ट होकर खड़ा भी होते हैं, एक पैर को रेस्ट छोड़ते हैं, एक पैर पे खड़ा होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा जो हिप की हड्डियां हैं वो ऐसे टिल्ट हो जाती है। तो जैसे वो टिल्ट होगा, अप एंड डाउन होगा, तो वहाँ कमर में नस दबना शुरू होगा। फिर वो सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ते जाएगा, तो पैरों में दर्द आना होगा, झंझनाहट आना होगा, ये सब सारा सिम्टम्स होगा। जैसे कि कोई बहुत सारे वर्कर्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, उन लोग कंटिन्यू लैपी पे काम करना होता है, सिस्टम पे काम, तो उनका नेक फॉरवर्ड हो जाता है। हाँ। अगर प्रॉपर वो मेंटेन नहीं होता है ये साइज हाइट, तो उसमें प्रॉब्लम आता है। जैसे वो हाइट वगैरह सारा मेंटेन करें, और टाइम टू टाइम अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो आपको हर एक आधे घंटे के बाद 1 मिनट कहीं नहीं जा सकते, तो वहीं खड़े होकर के पैर हाथ सीधा करके बैठना है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे अगर हम लोग कंटिन्यू ऐसे बैठे रहते हैं तो इस पोस्चर में देखेंगे आधे 1 घंटे के बाद ये हाथ नम होने लगता है। जैसे इसको स्ट्रेट करते हैं, ब्लड फ्लो होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये हमारा बॉडी का है। सिम्टम्स कब आएगा? 1, 2, 3 महीना, 4 महीने बाद। उससे पहले आपको लगेगा कि नहीं कुछ नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये सब बढ़ने का मेन रीज़न क्या है कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी से दूर भाग चुके हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 30 मिनट्स कम से कम एक्सरसाइज करे। मतलब भागदौड़ के लाइफ में इतना व्यस्तता बढ़ गई है कि लोग अपने पे टाइम दे ही नहीं रहे। तो मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कम से कम 30 मिनट्स, वो फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, रनिंग, जॉगिंग, डांस, स्किपिंग, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं कर सकते तो मॉर्निंग में केवल वॉक कर लेंगे आधे घंटे, तो बॉडी का सारा पार्ट्स मेंटेन रहेगा। डॉक्टर साहब, एक तो गर्दन की समस्या है, मतलब जेन जी को जो नया जनरेशन है, और दूसरा उनके अंगूठों में दर्द रहता है क्योंकि वो उसी से ही सारा कुछ कर लो दुनिया मुट्ठी में। रीजन तो है ना सर, इसके लिए क्या करें? रीजन है ना, एक तो जब हम बैठते हैं, मोबाइल क्या है, हमारा जिंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। घर वालों से बात करना है मोबाइल चाहिए, बिजनेस देखना है मोबाइल चाहिए, पढ़ाई करना है मोबाइल चाहिए, मतलब मोबाइल एक पार्ट बन गया। मोबाइल के बिना कोई इंसान रह नहीं सकता है। अब वैसे में क्या करना है कि उसको यूज़ करना है, किस कंडीशन में यूज़ करना है। अगर ज़्यादा यूज़ करना है तो 90 डिग्री आँख के सामने रख करके मैं मोबाइल यूज़ करूँगा। आप देखेंगे कोई का पोस्चर जहाँ 10 मिनट देगा, पोस्चर यही रहेगा। हाँ। जैसे ही नेक फॉरवर्ड बैंड होता है, 10 to 12 kg वेट क्या होता है, नेक पे होता है, जिसका कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो वैसे में C1 C2 वर्टिब्रा कंप्रेस होना शुरू होता है। जैसे ही C1 C2 कंप्रेस होगा, वो बच्चे को देखेंगे
आंखों में दर्द आना, जलन होना, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ाहट होना बच्चों को, उसके बाद में सर दर्द होना, ब्लरी विजन आना, हाथ में नमनेश आना, फिंगर्स पेन होना, ये सब सारे सिम्टम्स उनको आएंगे। अगर ज़्यादा यूज़ करना है मोबाइल, आपको इतना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लेट करके यूज़ कर लो आप, नहीं तो फिर 90 डिग्री पर रख करके यूज़ करो फेस के सामने। एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि हड्डियों के दर्द के बारे में आपने बताया कि वो सारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए होते हैं, उससे हो जाता है। इसके अलावा और किन किन तरह के दर्द या किन किन तरह की परेशानियों में ये टेक्नोलॉजी काम आती है? अभी आज का कॉमन आप देखे होंगे, हर 10 में से 5-6 लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। हाँ, तो डायबिटीज़ का कारण क्या है? T7 वर्टिब्रा होता है पीछे, जिसको डॉर्सल 7 भी बोलते हैं। जैसे काउंट करेंगे, सर्वाइकल में 7 होता है, डॉर्सल में 12 होता है, लंबर में 5 होता है। पेनक्रियाज से जुड़ा हुआ है तो क्या ये? उसका क्या है ना, वो ब्लड सप्लाई पेनक्रियाज को करता है। ओह, पेनक्रियाज का काम क्या है? इंसुलिन को मेंटेन रखना। जैसे हम T7 पे ब्लड कंप्रेस होता है, ब्लड वेसल्स कंप्रेस होता है, नर्व कंप्रेस होता है, और पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई नहीं जाता है, तो क्या होता है? पेनक्रियाज का काम करना प्रॉपर नहीं होता है। तो उसमें क्या है? इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ने घटने लगता है और वो पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। ये होता है। तो एक और सवाल कि ये क्या वन टाइम इलाज है या लोगों को इसको फॉलो अप भी करना होता है? देखिए, जैसे क्या है, मसल्स जस्ट लाइक रबड़ होता है। अगर हम लोग बैड पोस्चर में बैठते हैं तो जैसे हमारा बोन ट्विस्ट होता है तो इसके अराउंड मसल्स डेवलप हो जाता है। तो डेवलप होता है, तो डेवलप मसल्स को क्या करते हैं, अभी एक्सरसाइज नहीं करके इतने मेडिसिन लाइफ पे डिपेंड हो गए हम लोग, दर्द हो रहा है मेडिसिन ले लो, क्योंकि सबको फास्ट रिकवरी चाहिए। अगर मुझे काम करना है तो मुझे मेडिसिन चाहिए। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो मसल्स जस्ट लाइक रबड़, जैसे रबड़ को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, एक बार छोड़ते हैं फिर वो पुनः अपने अवस्था पे चला जाता है। लेकिन आप बैलून को देखते होंगे, जब उसको हम लोग गुब्बारे में हवा डाल करके छोड़ते हैं तो एक शेप बढ़ जाता है। तो ऐसे मसल्स को 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 टाइम अगर स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो मसल्स लेंथ बढ़ जाता है और मोबिलिटी मेंटेन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मेरे हिसाब से मैं तो सारे लोगों को 1, 2, 3 टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आज कल परसों 3 सेशंस देता हूँ। 7 to 10 डेज उनको रेस्ट करने के लिए बोलता हूँ। रेस्ट इसलिए कि जैसे मसल्स हम लोग एडजस्ट करते हैं वर्टिब्रा, तो उसके मसल्स टेंडन टियर होते हैं, टूटते हैं थोड़ा फाइबर, तो उसको हिल होने में 7 to 10 डेज लगता है। तो ऐसे कंडीशन में हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं, सामने झुकना के लिए मना करते हैं, और बर्फ़ की सेकाई करना। बर्फ़ की सेकाई इसलिए करना कि कोई किसी भी प्रकार का दर्द हो हमारे बॉडी में, तो 2 ही कारण से दर्द होता है, या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है या तो स्लो है। तो आइस कब यूज़ करना है? जब 4 वीक्स के नीचे का दर्द हो, और हीट कब यूज़ करना है? जब 1 महीने का ज़्यादा का दर्द हो। अगर ऐसे कंडीशन में अगर आपको अभी कहीं चोट लगी, कभी गिरे, अब ऐसे में अगर हीट अप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी वहाँ ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है, जब हीट अप्लाई करेंगे तो और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, पेन और बढ़ जाएगा। वैसे कंडीशन में चाहिए आपको आइस, ताकि ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करे। चोट अगर ताज़ा है तो आपको आइस यूज़ करना है, ठंडा यूज़ करना है। और अगर पुरानी चोट है तो गर्म यूज़ करना है, पुराना दर्द है तो गर्म यूज़ करना है, फिर गर्म यूज़ करना है। और तो इसके लिए अगर देखा जाए तो हमारा ट्रीटमेंट जस्ट लाइक अ बॉडी अलाइनमेंट। जो आप लोग घबराते हैं कि मेरा कमर के नस दब गया, गर्दन के नस दब गया, तो कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, जो मैं ठीक करके हम लोग देते हैं, ठीक हो गया आप। जस्ट लाइक अ बॉडी सर्विसिंग, कैसे गाड़ी को सर्विस करते हैं, 2000 किलोमीटर चला एक बार सर्विसिंग, तो हम लोग बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं, उसको लगने दे रहे हैं, जंग लगने दे रहे हैं। अब क्या भाई, जब आएगा तो उसको चेंज कर लेंगे। गाड़ियों से प्यार है लेकिन अपने बॉडी से प्यार नहीं है। तो वैसे कंडीशन में बताऊंगा कि जब जो 3 ट्रीटमेंट्स लेने के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, अगर लगता है 2, 4, 6 महीने बाद कि मुझे एक बार मिलना चाहिए, तो 6 महीना 1 साल में एक बार मिलना चाहिए। अच्छा, इससे अगर ऐसे मिलते रहेंगे तो रोटेशनल मूवमेंट होता रहेगा और फर्दर कोई जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें आप अपने मरीजों को कुछ ऐसा भी बताते हैं कि वो घर पे किस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं? घर पे एक सेल्फ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हाँ। जब मैं उनका वर्टिब्रा सपोज 5 और 6 सर्वाइकल का कंप्रेस हो रहा था, मैंने उसको सही करके दिया कि अब ये नहीं होगा, दर्द गायब हो गया, अब ये आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी हमारे यूट्यूब या सारी जगह अवेलेबल है, और मैं उनको सामने से बताता भी हूँ, क्योंकि हमारे साथ प्रॉपर टीम रहता है, फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर के कैरोप्रैक्टिक से लेकर के और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले। तो एक प्रॉपर वे में एक कंबाइंड थेरेपी से उनको ठीक किया जाता है। और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि लोग जो एक बार आए दोबारा नहीं आए। अब जो नहीं पहुँच रहे हैं उनके लिए मैं एक्सरसाइजेस भी बताता हूँ कि आप इससे डरे नहीं, आप घर पे भी एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों से इतनी अच्छी जानकारी शेयर की और उनको ये बताया कि दर्द से डरना नहीं है, दर्द का सामना करना है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो ये थे डॉक्टर
रजनीश कांत जी, जिन्होंने बताया कि दर्द से डरने की जरूरत नहीं, दर्द का सामना करने की जरूरत है और दर्द की वजह समझने की जरूरत है। इसके बाद दर्द अपने आप ही चला जाएगा। ये ऐसी चीज है जिसको अगर नहीं जानेंगे, अपरिचित है, तो वो आपके साथ रहेगा। जैसे ही परिचय बढ़ेगा, दर्द यूं गायब। कैमरामैन अशोक भनोट जी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।